So now we have the liquid state. So first of all, we will discuss about the properties of liquid state. So the first one is possess a definite volume. अब जो liquid होते हैं ना, इनका definite volume होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाटर ही है, हमने कितनी उसकी क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं 500 मिलीलीटर. अब ठीक है, हमने इतनी देखी, हम क्या करेंगे, हमने मान लो एक ऐसा कंटेनर ले लिया, एक ऐसा कंटेनर ले लिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हम कंटेनर ले रहे हैं, एक ऐसा कंटेनर ले लिया. तो इन सभी में जब हम डालेंगे तो इनका लेवल आप क्या करना, मार्क करना कि कितने कितने लेवल तक आ रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इधर तक आ रहा है, इधर तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है. तो इनका जब हर किसी में आप लेवल मेजर करोगे वो इतना ही होगा, 500 मिलीलीटर ही होगा. मीन्स इनका जो क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास, कि अब जो इनका मास भी है वो भी डेफिनेट होगा बट नो डेफिनेट शेप. अब इसको जिस कंटेनर में डाल दोगे इसने उसी की शेप ले लेनी है. सो जैसे आप इस डायग्राम में देखो, हमारे पास अलग अलग शेप के सेटअप है. अब ये हैं ऐसे, इधर इधर देखो, हर किसी में क्या है कि जो लिक्विड है उसने शेप, उसकी डेफिनेट शेप नहीं है जो उस कंटेनर में है. अब यहाँ पे अलग शेप है, यहाँ पे अलग शेप है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग शेप है. सो इसको जो कंटेनर में डाल दोगे वो शेप ले लेगा, बट इसका जो वॉल्यूम है, यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल इन्होंने 100 मिलीलीटर लिया है तो इनका वॉल्यूम हर जगह सेम है. सो दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, बट no but they don't have a definite shape. So the next we have ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बट नॉट रिजिड. अब ये जो सॉलिड लिक्विड्स होते हैं दे आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, थोड़ा का इनको कंप्रेस कर सकते हैं. मीन सबसे ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स, उसके बाद आ जाते हैं लिक्विड. तो इनको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बट दे आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल बट नॉट रिजिड. अब ये रिजिड नहीं होते, मीन्स ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं. सो फर्स्ट में जब हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, हमने रिजिडिटी पढ़ी थी, दोज दैट डू नॉट चेंज इट्स शेप वेरी ईजली. तो ये जो लिक्विड होते हैं दे कैन चेंज देयर शेप, कैन फ्लो फ्रॉम द हायर टू द लोअर लेवल. तो आपको जैसे पता ही है फ्लूइड्स कौन से होते हैं जो फ्लो करते हैं. सो लिक्विड इज ऑल्सो फ्लूइड एंड इट मूव फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन. सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी एंड एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. तो आपको जैसे पता है कि लिक्विड जो है इनको ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं. फ्लूइडिटी मतलब दे फ्लो, अब ये फ्लो करते हैं एंड एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर. अभी आपको मैंने दिखाई डायग्राम, जिस कंटेनर में डालो इसने वही शेप ले लेनी है. सो देन दे कैन अंडरगो डिफ्यूजन. अब यहाँ पे जो लिक्विड होते हैं दे कैन डिफ्यूज़. फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो कि मेरे पास ग्लास में क्या है, यहाँ पे मैंने डाल दिया वाटर, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. अब वाटर में फॉर एग्जांपल हम कोई और लिक्विड डाल रहे हैं, लेट इट बी अल्कोहल. तो यहाँ पे अगर अल्कोहल भी डाल दे तो उसके मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आ जाते हैं. सो दे डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर, दे इंटरमिक्स. सो दे कैन शो डिफ्यूजन. जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था, दे डू नॉट शो डिफ्यूजन बिकॉज उनमें तो बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है. तो बिकॉज दे हैव द मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, सॉलिड के कंपैरेटिवली इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है. तो इस वजह से दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. ऑल्सो हैव हाई डेंसिटीज बट लेस दैन दैट ऑफ सॉलिड. अब इनमें भी हाई डेंसिटी होती है लेकिन सॉलिड्स के कंपैरेटिवली इनकी डेंसिटी कम होती है. सो देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर इन सॉलिड. अब इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल सॉलिड के तो बहुत पास पास थे, लिक्विड के थोड़े से दूर दूर होते हैं. अब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है लेकिन सॉलिड्स के कंपैरेटिवली कम है. सॉलिड्स में तो बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत क्लोजली पैक्ड है. इनमें भी होती है, मीन्स दे ऑल्सो हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट लेस दैन दैट ऑफ द सॉलिड. सो देन उसके बाद जैसे वाटर है, अल्कोहल, मिल्क, डीजल, तो ये किसकी सारी एग्जांपल्स हैं, लिक्विड की. देन वी हैव द एग्जांपल ऑफ लिक्विड स्टेट. जैसे वाटर है तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस,
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी मोर। अब इनमें ध्यान से देखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब जो इनके बीच में फोर्स है वो कम है, लेकिन इनके बीच में जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो ज़्यादा है एज़ कंपेरेटिवली टू द सॉलिड। सॉलिड से कंपेयर करो तो इनके बीच में फोर्स जो है वो कम है और जो स्पेस है वो ज़्यादा है, एंड इवन काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। अब काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। आगे हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का क्या क्या असर होता है या इसके क्या यूज़फुल है। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में अब क्या है, वो तो अपनी प्लेस पे फिक्स्ड है, बहुत कम स्पेस है, तो वो जब इसको हम हीट वगैरह भी करते हैं, ये आगे भी आएगा, तो वो अपनी फिक्स्ड प्लेस से कहीं पे भी नहीं जाता, क्योंकि इनकी जो इंटर काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है, लेकिन लिक्विड जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। सो देन वी हैव द फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी क्या है, वो इट्स अबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो। तो जैसे हमें पता है लिक्विड और गैसेस दे कैन फ्लो, सो उनको हम फ्लूइड कहते हैं। सो लिक्विड ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो लिक्विड होते हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। लेकिन जो गैसेज होती है वो किसी भी डायरेक्शन में डिफ्यूज़ करती है, सो इट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, सो द नेक्स्ट वी हैव डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब जैसे हमारे पास अलग अलग काइंड का मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। अब ये कहते हैं कि ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं इनटू लिक्विड। सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है, लिक्विड भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है, एंड गैसेस भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती हैं। अब ड्यू टू द लार्जर इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड, द पार्टिकल इन लिक्विड स्टेट मूव फ्रीली। अब जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस करा था कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में काफ़ी स्पेस होती है ना, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर। अब स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इसके बीच में सॉलिड के पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड के भी कर सकते हैं, और किसी गैस के भी पार्टिकल्स इसके अंदर डिफ्यूज़ कर सकते हैं। सो द पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट मूव फ्रीली। सो फर्स्ट वन वी हैव इज़ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड में कैसे डिफ्यूज़ होते हैं। अब इसके लिए जैसे हमने वो एक्टिविटी भी देखी थी कि हमने क्या किया, वाटर के अंदर पोटाशियम परमैंगनेट डाल दें या वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट डाल दें, तो उनके क्रिस्टल डाले थे वो सॉलिड थे। अब सॉलिड जो था तो फिर हमने देखा था कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो पिंक हो गया अगर हम पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं। अगर हमने कॉपर सल्फेट डाला तो पूरा का इसके क्रिस्टल डाले तो वो पूरा का पूरा ब्लू हो गया, लेकिन अगर हमने पोटाशियम परमैंगनेट के डाले तो इसकी वजह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन पिंक हो गया। तो अब ये तो सॉलिड थे, तो ये जो सॉलिड थे ये डिफ्यूज़ हो गए इनटू द लिक्विड। सो इसकी एक और एग्जांपल है, ऑन एडिंग फ्यू क्रिस्टल ऑफ शुगर टू वाटर दे इंटरमिक्स डिजॉल्व विद वाटर स्पॉन्टेनियसली। अब हम जैसे शुगर है या फिर सॉल्ट है, उसको आप क्या करते हैं, वाटर में डालते हो तो आप देखते हो कि वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। मतलब अगर उसके बाद हमें ऐसा नहीं है कि शुगर अलग से दिखती है जब हम वो मिक्स हो जाते हैं, या सॉल्ट अलग से दिखता है, पानी अलग से दिखता है, ऐसा तो नहीं होता। अब इस केस में ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज जो सॉलिड है वो पूरी तरह से लिक्विड में डिफ्यूज़ हो गए हैं। देन द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। सो ड्रॉप ऑफ इंक व्हेन एडेड टू द वाटर स्प्रेड इवनली इन वाटर इन सम टाइम। अब जैसे आपके पास वाटर है तो उसमें आप क्या करो, इंक की ड्रॉप डालो, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो पूरा का पूरा वाटर है, अगर ब्लू डाली है इंक तो ब्लू हो जाएगा, रेड डाली है रेड, जो भी कलर के आप डालोगे। सो इसका मतलब कि जो लिक्विड है वो पूरा इवनली जो वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब डिफ्यूज़ हो गया है। सो देन वी हैव डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, कि जो गैसेज है वो लिक्विड में कैसे डिफ्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन। अब जहाँ पे भी वर्ड एक्वस आता है ना बच्चे, उसका मतलब होता है वाटर। एक्वस का मतलब होता है वाटर। सो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंटेन डिफ्यूज्ड अमोनिया डिफ्यूज्ड इन वाटर। अब अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, अमोनिया इज़ अ गैस। अब कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं अमोनिया का। अब इसके इसमें क्या है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन, तो इसमें जो अमोनिया है, अमोनिया गैस है, वो प्रॉपरली वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हुआ है। सो देन वी हैव
gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water, especially oxygen and carbon dioxide. अब जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो एटमॉस्फेयर से वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। अब जैसे आपने सोचा होगा कभी कि जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर एनिमल्स कैसे रहते हैं, उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए, फिश है तो, या उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़नी है, तो वो कैसे हो पाता है। अब जैसे जो इक्वेटिक एनिमल होते हैं ना, जो वाटर होता है उसके बीच में डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन। अब ये जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये वाटर है, उसके बीच में पूरी तरीके से डिफ्यूज़ हुई है। सो द फिश एंड द अदर इक्वेटिक एनिमल कैन यूटिलाइज द डिज़ोल्व ऑक्सीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जैसे आपको पता है कि हमारे हर एक बॉडी सेल में फूड जो होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है जैसे, तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन लगती है, अब ये ऑक्सीजन ये कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द, जो वाटर में एनिमल्स हैं वो कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द वाटर। वाटर में ये डिज़ोल्व होती है, तो फिर ये बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब ये जिसको हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं, तो ये आप लोअर क्लासेस से इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो रेस्पिरेशन की। तो कहते हैं कि जो फिश है या बाकी इक्वेटिक एनिमल है, ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फ्रॉम द फूड। सो द डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ इक्वेटिक एनिमल। अब ये जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, ये बहुत ज़रूरी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ इक्वेटिक एनिमल, क्योंकि जो इक्वेटिक एनिमल है उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उन्होंने भी रिस्पायर करना है। सो इस वजह से क्या होता है कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वाटर में, ये वहाँ से लेते हैं। सो द डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन द इक्वेटिक प्लांट टू सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको जैसे पता है कि फोटोसिंथेसिस में अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, फ्रॉम द वेरी लोअर क्लासेस, तो सिक्स्थ क्लासेस से ही आप पढ़ते हो कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, इससे क्या करता है, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। और कैसे बनाता है, इट टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ये बना देता है ग्लूकोज, प्लस एक तो ग्लूकोज बनाता है, साथ में ये बनाता है ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन आपने पढ़ी है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट है, वाटर में जो प्लांट है, जिन्हें हम इक्वेटिक प्लांट कहते हैं, अब इन इक्वेटिक प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करनी है, उस फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ये लेंगे, सो द डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प द इक्वेटिक प्लांट। अब जो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व होती है, तो ये हेल्प करती है इक्वेटिक प्लांट को, ताकि वो अपना फूड बना सके विद द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. So the next state we have